सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है और इसे पिछले साल स्पेस में लॉन्च किया गया था। ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड के दूर दराज इलाकों में देखने के काबिल है और साथ ही में ये एक्सट्रीमली डिटेल्ड इमेज वैज्ञानिकों को खींच कर देता है। इन तस्वीरों के जरिए वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। हमारे खुद के सौरमंडल में ही ना जाने कितने सारे ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में हम आज तक नहीं जान पाए हैं। हमारे पास शुरुआती 5 ग्रहों की तो काफी जानकारी है, लेकिन आखिर के ग्रह हमसे इतने ज्यादा दूर हैं कि उन पर रिसर्च और एक्सप्लोरेशन करना काफी ज्यादा कठिन है। इनमें से ही एक ग्रह नेपच्यून, जो हमारे सौरमंडल के कुछ सबसे कम एक्सप्लोर्ड प्लेनेट में से एक है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के कुछ रहस्य और इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक आप बने रहना। नेपच्यून ग्रह हमारे सौरमंडल का 8वां और आखिरी ग्रह है, लेकिन 2006 से पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। ऐसा इसलिए क्योंकि तब प्लूटो भी हमारे सौरमंडल का एक ग्रह माना जाता था और वह नेपच्यून से भी पीछे मौजूद है। यह हमारे सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और तीसरा सबसे मैसिव यानी सबसे ज्यादा द्रव्यमान वाला। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा द्रव्यमान वाला ग्रह जुपिटर है। नेपच्यून ग्रह की एक और खास बात यह है कि यह हमारे सौरमंडल का सबसे डेंस प्लेनेट है, यानी इसी का घनत्व बाकी सभी ग्रहों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। इसका द्रव्यमान हमारी पृथ्वी के मुकाबले 17 गुना ज्यादा है और नेपच्यून ये ज्यादातर गैस, लिक्विड और आइस से बना हुआ है। जहाँ जुपिटर और शनि ग्रह को गैस जायंट ग्रह कहा जाता है, वैसे ही नेपच्यून और यूरेनस को आइस जायंट ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से बर्फ से बने हुए हैं। नेपच्यून ग्रह की सूर्य से दूरी करीब 2.8 अरब मील है और इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 164.8 सालों का समय लगता है। यानी जिस तरह हमारी पृथ्वी का एक साल 365 दिन का होता है, वैसे ही नेपच्यून का एक साल हमारी पृथ्वी के ऑलमोस्ट 165 सालों के बराबर होता है। नेपच्यून हमारे सौरमंडल का पहला ऐसा प्लैनेट है जिसे मात्र मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए ही ढूंढा गया था। इसकी क्लियर ऑब्जर्वेशन बहुत बाद में की गई थी। मशहूर खगोल शास्त्री गैलीलियो ने 17वीं सदी में ही इस नीले ग्रह को ढूंढ लिया था, लेकिन उन्होंने इसे एक ग्रह ना समझकर एक तारा समझने की भूल कर दी थी। बाद में 1846 में एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर ने अपनी कैलकुलेशन के जरिए पता लगाया कि यूरेनस ग्रह के पीछे भी एक ग्रह मौजूद होना चाहिए, नहीं तो सोलर सिस्टम बैलेंस में नहीं रह पाएगा। कुछ ऐसी ही कैलकुलेशन एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर ने की, लेकिन अभी तक भी नेपच्यून के होने का पक्का सबूत किसी के पास नहीं था। अंत में एक जर्मन खगोल शास्त्री जॉन गॉटफ्रेड 23 सितंबर 1846 को बर्लिन ऑब्जर्वेटरी से नेपच्यून ग्रह को आकाश में नोटिस करते हैं और तब से ही ये हमारे सौरमंडल का 8वां ऑफिशियल प्लेनेट बन जाता है। नेपच्यून ग्रह का नाम समुद्र के देवता के नाम पर रखा गया है और इसी ग्रह का ट्रेडमार्क या कह सकते हैं कि सबसे स्पेशल फीचर इसका डीप नीला रंग है। इसे ये रंग अलग अलग तरह की केमिकल कंपाउंड्स की वजह से मिलता है जो इसके वायुमंडल और सतह पर मौजूद है। नेपच्यून में भारी मात्रा में मीथेन मौजूद है जो इसे ये नीला रंग देती है। नेपच्यून ग्रह की सबसे पहली अच्छी तस्वीर वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने 1989 में खींची थी। इस स्पेसक्राफ्ट को 1977 में लॉन्च किया गया था और इसने पूरे सौरमंडल में हर एक ग्रह की डिटेल्ड इमेज वैज्ञानिकों को भेजी थी। वैज्ञानिक इससे मुख्य रूप से इंटरस्टेलर स्पेस में भेजना चाहते थे, लेकिन क्योंकि इसे सौरमंडल के हर एक ग्रह के पास से गुजरना ही पड़ता है, इसलिए वैज्ञानिकों ने उन सभी ग्रहों की तस्वीर लेने का भी प्लान बना लिया। दोस्तों, इस वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को एक ऐसे समय पर लॉन्च किया गया था जिसमें सभी ग्रहों की क्लियर तस्वीर आ पाए। जिस फोटो को आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वही स्पेसक्राफ्ट द्वारा ली गई थी और ये नेपच्यून की पहली क्लियर तस्वीर है। इसके 30 साल बाद तक ये तस्वीर नेपच्यून की सबसे डिटेल्ड और क्लियर इमेज बनी रही। हबल टेलीस्कोप ने भी इस बर्फीले ग्रह की कुछ तस्वीरें ली थी, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी और वह बहुत धुंधली थी। वैज्ञानिक जेम्स वेब टेलीस्कोप के लॉन्च होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह नेपच्यून की भी बहुत अच्छी तस्वीर खींच पाएगा। फाइनली सितंबर 2022 में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने नेपच्यून की एक बहुत ही अच्छी तस्वीर खींची और ये वॉयेजर द्वारा ली गई तस्वीर के रिकॉर्ड को तोड़ देती है और इसमें आप ग्रह को एक बिल्कुल अलग ही रूप में देख सकते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिकों ने इस तस्वीर को इंफ्रारेड कैमरे के जरिए लिया है। जितने भी चमकीले एरिया आपको दिखाई दे रहे हैं वह मीथेन की बर्फ से बने हुए हैं और वह असल में बादल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपच्यून के पास जितने भी बादल होते हैं वह ज्यादातर जमे हुए होते हैं। जब सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये बहुत तेजी से चमकती है और उसी चमक को आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। साथ ही में ये नेपच्यून की पहली ऐसी तस्वीर है जिसमें हम इसकी रिंग्स को इतना ज्यादा क्लियर तरीके से देख सकते हैं। आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि सैटर्न ही इकलौता ऐसा ग्रह है जिसके पास रिंग्स है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेपच्यून ग्रह के पास भी रिंग्स मौजूद है जो आइस क्रिस्टल से बनी हुई है, लेकिन वह इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है कि हर फोटो में वह क्लियर रूप से दिख सके। इस फोटो में ग्रह के केंद्र में आप जिन बादलों को देख रहे हैं वह असल में स्थिर नहीं रहते हैं, बल्कि बहुत तेज रफ्तार से इस ग्रह का चक्कर लगाते रहते हैं। नेपच्यून ग्रह पर भी बहुत बड़े तूफान आते हैं जो सब कुछ तबाह करने की ताकत रखते हैं। इस तस्वीर के जरिए वैज्ञानिकों ने नेपच्यून ग्रह के केमिकल कंपोजिशन के बारे में भी काफी सारी जानकारी इकट्ठा की। आमतौर पर वैज्ञानिक ऐसे ही ये पता लगाते हैं कि ग्रह के अंदर कौन कौन से केमिकल कंपाउंड मौजूद है। जब सूर्य की रोशनी किसी ग्रह पर पड़ती है तो वह अलग अलग तरह से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और इसी से वैज्ञानिक पता लगा लेते हैं कि वह किस मटेरियल से बना हुआ है। नेपच्यून पर वैज्ञानिकों ने एक ग्रेट हॉट स्पॉट को भी डिस्कवर किया वैज्ञानिकों ने, जो इसके साउथ पार्ट में मौजूद था। आपने जुपिटर के रेड स्पॉट के बारे में तो सुना ही होगा, जो पिछले 350 साल से ही चल रहा है और एक बहुत ही भीषण तूफान है। ये इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है कि उसमें 3 धरती समा सकती है। नेपच्यून का ये डार्क स्पॉट भी कुछ ऐसा ही है। इसे वैज्ञानिकों ने वॉयेजर मिशन के दौरान ही डिस्कवर किया था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप के जरिए एक और बड़े डार्क स्पॉट को नेपच्यून ग्रह पर खोजा था, जो उसके नॉर्थ हेमिस्फीयर में मौजूद है।
नेपच्यून ग्रह पर तूफान बहुत जल्दी बनते हैं और खत्म भी जल्दी हो जाते हैं, और इसके तूफान जुपिटर जैसे नहीं होते हैं जो इतने लंबे समय तक लगातार चलते रहते हैं। नेपच्यून पर चलने वाले तूफान की स्पीड करीब 1305 मील प्रति घंटा होती है। एक अंदाज के लिए आपको बता दूं कि हमारी पृथ्वी पर आने वाले इन सबसे भीषण साइक्लोन की स्पीड भी मात्र 186 मील प्रति घंटा होती है। अगर नेपच्यून के जैसा कोई तूफान हमारी पृथ्वी पर आ जाए तो इतने बड़े लेवल की तबाही होगी कि शायद हम इंसान उसके बारे में सोच भी नहीं पाएंगे और किसी को बचा भी नहीं पाएंगे। बाकी सभी ग्रहों की तरह नेपच्यून ग्रह के पास भी अपने चांद है। इनफैक्ट जेम्स वेब द्वारा ली गई इन तस्वीर में आप जो हरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को नेपच्यून के ऊपर देख सकते हैं, वह कुछ और नहीं है बल्कि नेपच्यून ग्रह का सबसे बड़ा चांद है। इसका नाम ट्राइटन है। इसका साइज हमारी पृथ्वी के चांद के बराबर ही है, और साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि यह इस ग्रह का खुद का चांद नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक मानते हैं कि इस चांद को नेपच्यून ने अपनी ग्रेविटी के जरिए अपने ऑर्बिट में खींचा है, और ये काइपर बेल्ट का एक ऑब्जेक्ट हुआ करता था। ये चांद भी पूरी तरीके से बर्फ से बना हुआ है और सूर्य की लाइट को बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये इस तस्वीर में ये इतना चमकदार दिख रहा है। इस चांद पर क्रायो वोल्केनिज्म के भी कुछ ट्रेसेज मिले हैं, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। जिस तरह से हमारी पृथ्वी के ज्वालामुखी में लावा बाहर निकलता है, वैसे ही क्रायो वोल्केनिज्म के अंदर से बर्फ और पानी बाहर निकलता है। ये हमारे सौरमंडल के कई चांदों पर ढूंढे जा चुके हैं और शायद ये ट्राइटन पर भी मौजूद है। जेम्स वेब द्वारा ली गई इस तस्वीर में आप सिर्फ ट्राइटन को ही नहीं बल्कि नेपच्यून ग्रह के बाकी भी काफी सारे चांद को देख सकते हैं, जिनके नाम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। नासा इस ग्रह पर रिसर्च के लिए शायद भविष्य में कोई स्पेसक्राफ्ट भी लॉन्च कर सकता है, जिसका काम नेपच्यून की डीप स्टडी करना हो और साथ ही में प्लेनेट एक्स के राज से भी पर्दा उठाना हो। वैज्ञानिक ऐसा शक करते हैं कि नेपच्यून के बाद भी कोई एक बहुत ही हैवी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मौजूद है, जो हमें टेलीस्कोप के जरिए क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। इसे वैज्ञानिक प्लेनेट एक्स के नाम से बुलाते हैं। खैर, ये तो था आज का वीडियो। आपको नेपच्यून ग्रह के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या लगती है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।